लकी ने राधिका के साथ मिलकर प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया था। उसने पिंक पर्ल सोसाइटी की मार्केटिंग के लिए गोविल से बात भी कर ली थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पैसे मांग रहा था। लकी एक शाम जब रियल एस्टेट वालों की किसी पार्टी में गया तो वहां उसे गोविल मिल गया। वो वहां भी लकी से उतने ही पैसे मांग रहा था और साथ में मुदिता से बदतमीजी भी कर रहा था। ऐसे में लकी ने उसके गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। गोविल को बहुत गुस्सा आया और उसने सिक्योरिटी को बुलावा भेजा था। सब लोग उसे शांत करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोविल शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। वो इतना बड़ा आदमी था और ऐसे में अगर कोई लड़का उसके साथ ऐसा कुछ कर जाए तो वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था। वो लकी को इस चीज का सबक सिखाना चाहता था। ठीक इसी वक्त जब वहां पर ये सब तमाशा हो रहा था तो एक और आदमी लकी की दिशा में बढ़ा चला रहा था। देखने में वो एक बड़ा आदमी ही लग रहा था। शायद तुम्हें मालूम नहीं तुमने किसके ऊपर हाथ उठाया है। अभी के अभी गोविल भाई के पैरों में गिरकर माफी मांगो। माफी मांग लो वरना ठीक नहीं होगा। ये कोई और नहीं बल्कि मकवाना था। इसकी अपनी एक मीडिया कंपनी थी, लेकिन वो भी गोविल का ही चेला था और गोविल की वजह से ही उसकी कंपनी चला करती थी। तुम्हें भी मार खानी है क्या? लकी ने उसकी तरफ देखा और हंसते हुए पूछा। भले ही मुदिता उसके साथ नहीं थी और ना ही लकी ने उसे बचाने का कोई ठेका लिया हुआ था, लेकिन फिर भी कोई इतने लोगों के सामने किसी लड़की से इस तरह से बात करे, ये लकी को जरा भी पसंद नहीं था। लकी ऐसे लोगों को कभी नहीं छोड़ता था, फिर चाहे वो आदमी छोटा हो या फिर बड़ा। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या रे? तो वही है ना पिंक पर्ल सोसाइटी का मालिक? तुझे पता नहीं है शायद कि मैं कौन हूँ और गोविल भाई कौन है? अगर हम जाए ना तो तुझे पूरे इंडिया में एक मकान भी नहीं बेचने देंगे, मकवाना ने कहा। उसका नाम भी बड़ा था। गुस्से के मारे उसके नथुने फूल रहे थे और वो बस किसी भी सूरत में लकी को अपने पैरों में गिरा हुआ देखना चाहता था। चल अब चुपचाप मेरे पैरों में गिर और माफी मांग मुझसे। अगर तू माफी मांग लेगा ना तो मैं तुझे इस इंडस्ट्री में काम करने भी दूंगा, वरना मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझा? घर तो क्या, मैं तुझे घर की एक टाइल भी नहीं बेचने दूंगा। गोविल का चेहरा तमतमा उठा था। माफी मांग ले, वरना सिर्फ रियल एस्टेट ही नहीं बल्कि तुझे हम पटना की किसी भी इंडस्ट्री में काम नहीं करने देंगे। इतने में और एक रियल एस्टेट वाला आदमी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोला। अच्छा ऐसी बात है? लकी ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा। लगता है तुझे मालूम नहीं कि हम लोग कौन है। 50 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर। किसी पुलिस वाले की हिम्मत नहीं होती कि आंख उठाकर हमारी तरफ देख ले, और तू यहाँ हमसे जुबान लड़ा रहा है? इतने में और एक आदमी आगे आते हुए बोला। वो मोटा सा था और लिनन की शर्ट पहनी हुई थी। उसने अपने गले में बहुत सारे सोने के जेवर पहने हुए थे। अब लकी के लिए मुश्किल बढ़ रही थी। भले ही वो ताकतवर था, लेकिन बिजनेस को सिर्फ शरीर की ताकत से नहीं किया जा सकता था। अगर मीडिया कंपनी और रियल एस्टेट वाले मिलकर उसका काम बंद करवा देते तो लकी अपने प्रोजेक्ट से कुछ भी नहीं कर सकता था। उसका काम शुरू करने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाता। माफी मांग ले। इतने में गोविल ने फिर से लकी की तरफ देखते हुए कहा। किस चीज की माफी बे? हाँ, तू है कौन जो मैं तुझसे माफी मांग लूं? लकी ने कहा। फिर से गोविल के पेट में एक जोरदार लात मार दी। अरे कितना बदतमीज आदमी है। सिक्योरिटी सिक्योरिटी, बाहर निकालो इस साले को यहाँ से। इतने में ढेर सारे लोगों ने चिल्लाते हुए कहा। मकवाना और बाकी लोग भी शोर में शामिल हो गए थे। मैं खत्म कर दूंगा तुझे, बर्बाद कर दूंगा। कल के अखबार में देख मैं तेरा हाल क्या करता हूँ। गोविल ने अपने आप को जमीन से उठाते हुए कहा। वो लकी को मारने के लिए आगे आने ही वाला था, लेकिन फिर उसे लकी से डर भी लगने लगा था। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसका पाला इतने गर्म दिमाग के एक आदमी से पड़ जाएगा। बर्बाद कर देगा, मार देगा, काम नहीं करने देगा। ये सब धमकियां मत दे। कुछ नया कहने के लिए है तो बोल। अगर लड़ना चाहते हो तो बोल, लेकिन ये सब जो तू कह रहा है ना, ये सब मैं पहले ही बहुत लोगों के मुंह से सुन चुका हूँ और उनके मुंह भी सिल चुका हूँ। अब उनमें से कोई भी ना बोलने के लायक नहीं बचा है। अगर तू चाहता है कि मैं तेरा भी वही हाल कर दूं तो ही कुछ कहना, लकी ने कहा। अब कोई लकी की बात के जवाब में कुछ कह ही नहीं रहा था। कुछ लोगों को लग रहा था कि वो लकी की तरह मारपीट नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहिए था। कुछ लोगों को लग रहा था कि उन्हें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था, इसलिए वो चुपचाप खड़े थे। उनकी नजर में लकी पागल हो गया था और ऐसे में वो जब सिक्योरिटी गार्ड वहां पर आते तो वो उसे अच्छे से सबक सिखा सकते थे। इसलिए मकवाना और बाकी लोगों ने भी अपने आप को रोक लिया और वो बस गार्ड के आने का इंतजार कर रहे थे। तू नहीं बचेगा लकी, याद रखना, गोविल ने कहा और अपने बाल ठीक करने लगा। थोड़ी ही देर में वहां पर गार्ड लोगों की एक पूरी टीम आकर खड़ी हो गई। वो अपने अपने डंडे और बंदूकों के साथ में अंदर दाखिल हो गए थे।
इसे पकड़ो, यहाँ मारपीट मचा रहा है। इतने में मकवाना ने चीफ गार्ड की तरफ देखते हुए कहा, अब देखते हैं तेरे कितने हाथ पैर चलते हैं रे। इतने में गोविल ने कहा और अपने हाथ मलता हुआ खड़ा हो गया। लकी भाई। जैसे ही गार्ड ने लकी को देखा तो उसके तेजी से बढ़ते हुए कदम बीच में ही रुक गए। वो उसे देखते ही पहचान गया था। लकी उन लोगों के साथ में पहले भी काम कर चुका था और वो ये भी जानता था कि लकी की पहुंच जयंत मेहरा तक थी। ऐसे में वो लकी को कुछ नहीं कर सकता था और उसे पकड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता था। इधर लकी ने भी उस गार्ड की तरफ देखकर हाँ में सिर हिलाया और फिर कहा, इन सब लोगों को बाहर ले जाओ। मुझे यहाँ पर इनमें से एक भी शक्ल नजर नहीं आनी चाहिए, लकी ने अधिकारियों की सी आवाज में कहा। इसके बाद में लकी भी मुदिता को अपने साथ में लेकर वहां से निकल गया और उधर गार्ड्स ने लकी के कहे के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही गार्ड गोविल की दिशा में आगे आने लगे तो वो हैरान हो गया। एक मामूली सा गार्ड इतने बड़े आदमी की कॉलर पर हाथ कैसे डाल सकता था। मुझे माफ करना सर, गार्ड ने कहा और गोविल और मखवाना की बाह पकड़ ली। लेकिन उन दोनों ने उससे अपना हाथ छुड़वा लिया और बोले, तुम कहना क्या चाहते हो? सर, आप लोगों को यहाँ से बाहर जाना होगा। अगर आप खुद से बाहर नहीं जाओगे तो मुझे मजबूरन आपको यहाँ से बाहर निकालना होगा। इसके साथ में हमें आपको इस होटल से ब्लैकलिस्ट करना होगा। आज के बाद आप कभी भी इस होटल में वापस कदम नहीं रख पाएंगे। लगी सर नीचे नाम लिखवा नहीं गए। उन्होंने वहां पर जिस किसी का नाम लिखवा दिया होगा अब वो इस होटल में पैर नहीं रख पाएगा, उस गार्ड ने कहा। ये कहते ही उसने वहां खड़े हुए सभी लोगों को फिर से बाहर करना शुरू कर दिया। बाकी सब लोगों के मुंह खुले के खुले ही रह गए। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी था कौन और उसके पीछे किसका हाथ था। ये सब लोग तो लकी भाई इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े लोग हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं। हम लोग तो अभी अभी नए नए आए हैं। ऐसे में ये लोग हमें इस तरह से ज्यादा दिन तक टिकने नहीं देंगे, गुरी ने लकी से कहा। वो काफी घबराया हुआ सा नजर आ रहा था। मैं तो कहता हूँ अब हमें पापा से बात करनी चाहिए। एक बार वो फोन करेंगे तो सारा मामला ना हल हो जाएगा। ये लोग खुद हमारे पैर में गिरकर माफी मांगेंगे देखना, और उसके बाद ना हमें कभी इनके चेहरे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जयंत ने कहा। लेकिन लकी कुछ भी नहीं करना चाहता था। उसे जो भी करना था वो उसे अपने दम पर करना था और पृथ्वीराज की इसमें वो कोई मदद नहीं लेना चाहता था। देखो, तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। देखना, हम लोग पिंक पर्ल सोसाइटी को पटना की सबसे हॉट प्रॉपर्टी बना देंगे। हमारा हर एक विला अब 10 में नहीं बल्कि 20 में बिकेगा, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने साथ के लोगों के चेहरे देखने लगा। उन लोगों को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी और ना ही वो लोग ये देख पा रहे थे कि लकी ये सब करने कैसे वाला था। लेकिन लकी ने उन्हें हौसला देते हुए कहा, देखो हम लोग जवान लोग हैं, ऐसे में हमें तो किसी की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। हम लोग खुद ही अपना कोई काम शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं, लकी ने कहा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो? नहीं, मतलब ये तुम्हारे दिमाग में आया कहाँ से? मुदिता ने पूछा। वो इस मार्केट को अच्छी तरीके से जानती थी। श्रीजित के साथ होने की वजह से उसका ऐसे भी बहुत से लोगों से पाला पड़ता रहता था और उसे पता था कि ये लोग किस तरह से काम करते थे। जब तक कोई इनके पैर नहीं छू लेता तब तक ये लोग उसे आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे। ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो मैं कहता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि हम बिना गोविल के इस काम को आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। बस देखती जाओ। अगर ये सब वहां पर विला लेने नहीं आए ना तो मेरा नाम भी लकी नहीं, लकी ने कहा। अगर वो ये सब कह रहा था तो उसके पीछे उसकी अपनी कुछ योजनाएं थी। लकी के साथ में जो लोग जुड़े हुए थे उन्हें भी लकी के इस भरोसे पर भरोसा हो गया था। चाहे गुरी हो या फिर कोई और, सब लकी की तरफ देखने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि लकी अगर है तो बहुत कुछ हो सकता था। उसमें साथ में सोनू नाम का एक लड़का भी जुड़ा हुआ था। वो वैसे तो बहुत बड़े परिवार से आता था लेकिन उसका भी यही सपना था कि वो लकी की तरह जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था। वो घर बैठकर नहीं खाना चाहता था, मेहनत करना चाहता था। हालांकि लकी ने उसे अपने साथ में काम करने के लिए रख तो लिया था लेकिन चीजें उससे कहीं ज्यादा मुश्किल थी जितना वो सोचा था। उसे लग रहा था कि वो बस कांटे भरे रास्ते पर चला जा रहा था और उसे लग रहा था कि वो बिना अपने पिता के इस रास्ते पर ज्यादा लंबा नहीं चल सकता था। क्या बात है? लकी ने जब देखा कि उसके मन में कुछ शक हो रहा था तो उसने पूछ लिया। सेल्स डायरेक्टर कह रहा है कि या तो उसका पैसा बढ़ा वरना वो अपने सारे लोगों के साथ में काम छोड़कर चला जाएगा, सोनू ने लकी से कहा। ये लोग उसके सामने भी लकी को भाई ही कहकर बुलाते थे और कोई भी लकी की असली पहचान क्या थी इसके बारे में बात नहीं करता था। लेकिन पता नहीं किसने सेल्स डायरेक्टर के कानों में प्रोजेक्ट का बॉस बदल जाने की बात पड़ गई थी और उसे पता चल गया था कि इस वक्त लकी के पास में स्टाफ की कमी थी। ऐसे में वो इस चीज का फायदा उठाकर अपना पैसा बढ़वाना चाहता था। मेरी बात करवा,
लकी ने कहा और उसे ऑफिस में आने के लिए कह दिया। अगले दिन वो आदमी लकी के ऑफिस में आ गया। उसके चेहरे पर भारी सी दाढ़ी थी और रंग सांवला था। वो खुद भी रियल एस्टेट में काफी सालों से काम कर रहा था और उसके ऊपर तक कॉन्टैक्ट्स थे। लेकिन अब जब उसे मौका मिल ही रहा था तो वो चाहता था कि उसका पैसा बढ़ जाना चाहिए। फिर जब उसे ये खबर मिली कि लकी ने कुछ लोगों को नाराज कर दिया है तो अब ये खुराफात उसके दिमाग में और ज्यादा जोर से उठने लगी। नमस्ते लकी भाई, तुम्हें अपने पैसे बढ़वाने हैं? लकी ने पूछा। वो सीधा पॉइंट पर आकर उससे बात करना चाहता था। अरे नहीं लकी भाई, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपने हिसाब से ही पैसे बढ़वाने की बात कर रहा हूँ। मैं तो अपने साथ में जो लोग काम कर रहे हैं ना लकी भाई, उनके भी पैसे बढ़वाने की बात कर रहा हूँ। उस आदमी ने जवाब दिया। अब आगे क्या होने वाला था, कैसे निपटने वाला था लकी इस आदमी से? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने गोविल को पीटना शुरू कर दिया था। सब लोग इस चीज को देखकर हैरान हो गए। सभी यही चाहते थे कि लकी गोविल से माफी मांग ले, लेकिन लकी किसी से भी माफी नहीं मांगना चाहता था, नहीं वो मांगने वाला था। उल्टा उसने गार्ड्स की मदद से उन सभी लोगों को वहां से हमेशा के लिए बाहर करवा दिया। इधर लकी के सेल्स डायरेक्टर को जैसे ही पता चला कि लकी अब उसका नया बॉस हो गया है तो वो अपने पैसे बढ़वाने के लिए लकी के पास उसके ऑफिस आ गया था। हाँ तो तुम कह रहे हो कि तुम्हारा पैसा बढ़ाया जाए, वैसे पैसा बढ़ाने से तुम्हारा क्या मतलब है? लकी ने उस आदमी से पूछा। उसे एक बार के लिए तो लकी का सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वो मुस्कुराने लगा। पैसा बढ़ाने का मतलब है साहब कि अभी जो मिल रहा है उससे थोड़ा सा ज्यादा मिलने लगे। उस आदमी ने खिसिया कर हंसते हुए कहा। लकी ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और फिर बोला, अच्छा तो तुम्हारा कितना पैसा बढ़ाया जाए? 50,000 रुपये महीना बढ़ा दूं? वैसे तो अभी भी उस आदमी को अच्छे पैसे मिल रहे थे। उसे 15 लाख रुपए एक साल के मिल जाया करते थे, लेकिन अगर लकी उसके 50,000 रुपए और महीने के बढ़ा देता तो उसके सीधे 6 लाख रुपए साल भर के बढ़ जाते और इस हिसाब से वो सीधा 20 लाख रुपए से ज्यादा कमा सकता था। हालांकि उसके लिए ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये ठीक था। वैसे भी अभी तो वहाँ प्रॉपर्टी का बिकना शुरू भी नहीं हुआ था। ऐसे में उसे तो बिना काम किए ही बहुत सारा पैसा मिल रहा था। लकी भाई, अगर इसमें थोड़ा बहुत और देख लो तो प्लीज देखो ना, क्योंकि आपको भी पता है अभी मार्केट में हर चीज बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रॉपर्टी के भी रेट अच्छे खासे बढ़ने लगे और थोड़ा सा और हो सके तो देख लो 19-20 थोड़ा। भले ही उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, लेकिन फिर भी वो इस मौके को इतनी आसानी से हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। लकी अगर उसका पैसा बढ़ा ही रहा था तो वो ढंग से बढ़वाना चाहता था। लकी उसे बहुत ध्यान से देख रहा था और बस मुस्कुरा रहा था। वो सोचने लगा कि अब उसका कितना और पैसा बढ़ाया जाए। जब वो कुछ देर तक कुछ नहीं बोला तो वो आदमी खुद लकी से बोला, देखिए लकी भाई, मैं आपसे साफ बात करता हूँ, अगर आप मुझे महीने के 2.5 लाख रुपए नहीं दे सकते हो तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। वैसे भी मैं यहाँ पटना में बहुत सालों से काम कर रहा हूँ लकी भाई, और इतना पैसा तो कोई भी मुझे बहुत आराम से दे सकता है। लकी भी इस चीज को देख पा रहा था कि वो आदमी सिर्फ और सिर्फ डींगे हाँक रहा था, लेकिन उसे लग रहा था कि वो एक नए लड़के से बात कर रहा था, इसलिए जो मर्जी चाहे उसके सामने कह रहा था। अगर वो किसी और के सामने ऐसा कुछ कहता तो वो अभी तक उसे ऑफिस से बाहर भी कर चुका होता, लेकिन उसने लकी के सामने ये सब कहा था। लकी उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था और ना ही इस मार्केट के बारे में उसे कुछ पता था। ऐसे में वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं देने वाला था। ठीक है, तो आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाओ और अपना सारा ड्यू क्लियर करवा लो और कल से आप कोई और काम देख सकते हो। जाइए, टाटा बाय बाय, लकी ने कहा। इस दौरान वो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसका ध्यान सिर्फ एक फाइल में लगा हुआ था। अब ये सुनकर वो आदमी थोड़ा सा बौखला गया। लकी भाई, ऐसा नहीं है कि हम इस बारे में बात नहीं कर सकते हैं, मुझे लगता है कि हमें इस बारे में बात करनी चाहिए, सुनिए ना, उस आदमी ने कहा। वो यहाँ से काम छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहता था। उसके पास में साइड के अलावा और कोई काम करने को था ही नहीं। नहीं, अब इसमें कोई बात नहीं करनी। आप एक टैलेंटेड आदमी और मैं आपके टैलेंट को वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। आपको 2.5 क्या आराम से 5 लाख रुपए की जॉब मिल सकती है। जाइए कहीं ढूंढिए अच्छी जगह, यहाँ पे क्यों टाइम बर्बाद कर रहे हैं, जाइए, लकी ने कहा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। लेकिन सोनू और बाकी लोग जो उसके आसपास खड़े थे वो समझ गए कि लकी हंस रहा था। आप कहना क्या चाहते हैं? उस आदमी को गुस्सा आ गया। आप कह रहे हैं ना कि आपको 2.5 लाख रुपए महीने के चाहिए, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए इतने पैसे तो नहीं है। ऐसे में मैं आपसे काम कैसे करवा सकता हूँ? अब मैं आपका और टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ। आप जहां मर्जी चाहें आराम से 2.5 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं, जाइए, लकी ने अब की बार और हंसते हुए कहा।
इस बार उसकी हंसी उसके होंठों से जाहिर भी हो गई थी। लकी ने उसकी सारी चालाकियों की एक ही बार में पुंगी बजा दी थी। लकी भाई, अगर मैं चला गया ना तो मैं लिख कर देता हूँ, मेरी जगह पर आपको कोई दूसरा नहीं मिलने वाला। उस आदमी ने लकी को डराने के मंसूबे से कहा। वो लकी को धमकी देने की कोशिश कर रहा था। लकी भाई, अगर ये चला गया तो इसके पीछे हमारे बहुत सारे लोग चले जाएंगे, हमें कोई भी काम करने के लिए नहीं मिलेगा, बेकार में देरी होगी। इतने में सोनू ने पीछे से लकी को समझाते हुए कहा। लकी बस मुस्कुरा रहा था। फिर उसने अपना फोन निकाला और सीधा एक नंबर लगा दिया। हेलो जी, मुझे सेल्स डायरेक्टर की जरूरत है। मैं आपको 3 लाख रुपए महीना दे सकता हूँ, क्या आप मेरे साथ काम करना चाहेंगे? लकी ने फोन पर किसी से पूछा। क्या क्या कह रहे हैं सर, 3 लाख रुपए महीना? उधर से आवाज आई। ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि राजेश की थी। राजेश वही आदमी था जो लकी को इस सोसाइटी का विला बेचने के लिए आया था, लेकिन उसके मैनेजर ने उसे डांट कर भगा दिया था। जल्दी कहो, आओगे या नहीं आओगे? लकी ने आपकी बार थोड़ा सा और जोर लगाते हुए पूछा। मैं 1 घंटे में आपके पास पहुंच रहा हूँ सर, और अभी की अभी ज्वाइन कर रहा हूँ, देरी किस बात की? उधर से राजेश ने जवाब दिया। लकी ने फोन रखा और फिर सोनू की तरफ देखने लगा। इसके बाद उसने सेल्स डायरेक्टर की तरफ देखा और उसे दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, प्लीज। लकी भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, आप ठीक नहीं कर रहे। मैं भी देखता हूँ कि आप यहाँ पर मेरे बिना कोई मकान कैसे बेच सकते हैं। मैं भी देखता हूँ, मेरे बिना आप यहाँ एक ईंट भी नहीं बेच पाओगे, मकान बेचना तो दूर की बात है। उस आदमी ने बहुत ही कड़े शब्दों में अपनी बात रखते हुए कहा। मैं क्या बेचूंगा और क्या नहीं बेचूंगा, इस चीज की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। लकी ने कहा। अब उसका सब्र इस आदमी के सामने जवाब दे रहा था। लकी भाई, आपको तो मैं याद रखूंगा। वो आदमी वहां से लकी को धमकी देकर आखिरकार निकलने लगा। इधर सोनू को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई लकी से इस तरह से बात कर रहा था। वो आगे आया और उसने उस डायरेक्टर के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। जब उस आदमी ने देखा कि सीधा साधा दिखने वाला सोनू इतना खतरनाक भी हो सकता था, तो उसे और ज्यादा डर लगने लगा। लेकिन अब जब सोनू ने उसके ऊपर हाथ उठाया था, तो वो भी उसके ऊपर हाथ उठाए बिना नहीं रह सकता था। लेकिन इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करता, लकी के गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया और उसे वहां से खींचकर बाहर ले जा रहे थे। अब उसे और भी कुछ नहीं कहा जा रहा था। ठीक इसी वक्त लकी के पास में पृथ्वीराज का फोन आया। वो काफी दिनों से लकी से मिले नहीं थे और वो जल्द से जल्द लकी से मिलना चाहते थे। ठीक है, मैं यहाँ पिंक पर्ल में ही हूँ, आप आ जाइए, लकी ने कहा। लकी पिंक पर्ल में? ये सुनते ही पृथ्वीराज थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ क्या कर रहा था। कभी कभी उन्हें लकी की बातें समझ में ही नहीं आती थी। वो कभी सिक्योरिटी गार्ड हो जाता था, कभी टीचर हो जाता था, और अब वो प्रॉपर्टी डीलर हो गया। वो लकी से इन सब मसलों पर खुलकर बात करना चाहते थे, लेकिन लकी था कि उन्हें ठीक से टाइम ही नहीं दे पाता था। खैर, पृथ्वीराज भी उससे मिलने के लिए निकल गए। जब वो रास्ते में थे तो वो लकी को इस बार अपने घर का लीडर बनाने के बारे में सोच रहे थे। वो उससे मिलने ही जा रहे थे तो लगे हाथ इस बारे में भी बात कर लेने वाले थे। उनके पास जब इतनी सारी प्रॉपर्टी थी, इतना सारा बिजनेस था, तो ऐसे में उन्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि लकी एक गार्ड की नौकरी कर रहा हो। वैसे पृथ्वीराज पिंक पर्ल के बारे में पहले भी सुन चुके थे और वो देखने में काफी बड़ा था। पहले तो वहां पर किसान खेती ही किया करते थे, लेकिन अब रियल एस्टेट वालों ने किसानों से वो जमीन खरीद कर वहां पर विला बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि लकी खुद ही वो विला बनवा रहा था और वहां का मालिक हो गया था। उन्हें लग रहा था कि लकी शायद यूनिवर्सिटी में गार्ड की नौकरी छोड़कर अब वहां गार्ड बन गया था। पृथ्वीराज उससे मिलने के लिए अकेले नहीं जा रहे थे। असल में रेवती और हीरा भी उसके साथ आ रहे थे। जब पृथ्वीराज ने उनसे कहा कि लकी शायद वहां पर गार्ड लग गया था, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। इतना बड़ा आदमी वहां पर गार्ड कैसे लग सकता था? वो लोग यहाँ लकी को इस बात के लिए मनाने आए थे कि लकी उनके साथ में एक कोच की तरह जुड़ जाए। पहले तो लकी ने इस चीज के लिए मना कर दिया था, लेकिन उस बात को काफी टाइम हो गया था। ऐसे में उन्हें लग रहा था कि शायद अब वो फिर से मान जाएगा। थोड़ी देर बाद में उन लोगों की गाड़ी पिंक पर्ल सोसाइटी में दाखिल हो गई। पृथ्वीराज ने देखा कि वहां पर विला बनने लगे थे, तो वो काफी खुश हो गए थे। उसके साथ ही जब रेवती और हीरा ने भी उसे देखा तो देखते रह गए। उस जगह को लकी ने काफी सुंदर बना दिया था। वहां पर उन्होंने एक बड़ा सा बागीचा लगाया हुआ था। सड़क के आसपास बहुत सारी क्यारियां थी और उसमें अलग अलग फूल लगे थे। उन क्यारियों में उन्होंने खंभे भी लगाए हुए थे जिस पर लाइट्स लगी हुई थी। वहां की हवा भी पूरी तरीके से बदल गई थी। अरे ये तो काफी अच्छी लग रही है, ये फूल कितने अच्छे हैं, बहुत फ्रेश हैं, रेवती ने कहा। खुद पृथ्वीराज को भी समझ नहीं आ रहा था कि इस जगह का नक्शा कैसे बदल गया था। थोड़ी देर बाद वो सब लोग लकी की ऑफिस की तरफ बढ़ने लगे थे। जैसे ही वो लोग ऑफिस में दाखिल हुए तो लकी ने उनके लिए चाय मंगवा ली। वो सब लोग लॉन में बैठे हुए थे। लकी, मैं इस जगह पर पहले भी आया था, तब में और अब में इस जगह में बहुत फर्क आ गया है, ये इतनी कैसी बदल गई? पृथ्वीराज ने ये सवाल किया।
रेवती और हीरा भी यही सवाल अपने मन में सोच रहे थे। वहां का मौसम लकी के आने की वजह से सच में बदल गया था, और जिस तरह से लकी उन लोगों के बीच में बैठा था, पृथ्वीराज को अभी तक ठीक से ये समझ नहीं आ रहा था कि लकी करता क्या था। वो सिक्योरिटी गार्ड जैसा तो नहीं लग रहा था, और वो लॉन में बैठकर चाय भी पी रहा था। ऐसे में लकी का इस सोसाइटी में काम क्या था? ना सिर्फ पृथ्वीराज को बल्कि वहां बैठे हुए हर आदमी को यही कंफ्यूजन हो रहा था, और वो इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वैसे लकी जी, यहाँ पर एक विला कितने का होगा? देखकर तो लग नहीं रहा कि अभी यहाँ पर घर बिकना शुरू हुआ है। रेवती ने भी लकी की तरफ देखते हुए कहा। वो ये सवाल पूछकर ये जानने की कोशिश कर रही थी कि लकी आखिर यहाँ काम क्या करता था। यहाँ पर एक विला 10 करोड़ का पड़ता है, लकी ने कहा। 10 करोड़? जैसे ही पृथ्वीराज ने उसके मुंह से ये सुना तो हैरान हो गए। इस जगह पर एक विला 10 करोड़ रुपए का था। उन्हें लग रहा था कि रेट बहुत ज्यादा है। इस एरिया में घर की कीमत 1 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती थी, लेकिन ये उसे 10 करोड़ बता रहा था। पृथ्वीराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगर यही कीमत रहती तो यहाँ कोई भी विला नहीं खरीदने वाला था। आओ मैं आपको घर दिखाता हूँ, लकी ने कहा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा कुछ खास है क्या यहाँ? रेवती ने पूछा। खुद पृथ्वीराज भी यही पूछना चाहते थे। लकी कोई बिना दिमाग का आदमी नहीं था जो ऐसा ही कुछ भी फिगर बताते। वो अगर उन्हें कुछ दिखाने ले जा रहे थे तो सच में वो कोई बहुत बड़ी चीज थी। लेकिन क्या थी वो बड़ी चीज? क्या दिखाने वाला था लकी उन लोगों को? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने पृथ्वीराज को मिलने के लिए पिंक पर्ल सोसाइटी में बुला लिया था। पृथ्वीराज के साथ में रेवती और हीरा भी थे। वो उसे चीफ की पोजीशन पर फिर से बुलाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अभी ये नहीं पता था कि लकी पिंक पर्ल में क्या करता था। ऐसे में वो उसे जॉब ऑफर भी नहीं कर पा रहे थे। फिर जब पृथ्वीराज ने लकी से वहां की कीमत के बारे में पूछा तो वो कीमत सुनकर हैरान हो गए। लकी उन्हें अपने साथ कुछ दिखाने के लिए ले आया था, और वो लोग अंदर की तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर तक उन्हें सब कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा वो था, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उनकी आंखों के सामने कुछ आया तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये यहाँ कहाँ से? रेवती तो ठीक से कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। खुद पृथ्वीराज की आंखें भी बड़ी बड़ी हो गई थी, और वो भी कुछ देर के लिए खामोश खड़े रह गए। ये सब सच है क्या? रेवती ने कहा, और उस पेड़ के पास में आकर खड़ी हो गई जो उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि ये पेड़ कहाँ से आ गया। पटना में इस तरह के पेड़ की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उसके चांदी के रंग से फूल और उसके ऊपर हल्के पीले रंग की धारियां बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी पत्तियों में भी हरा और चांदी का रंग मिला हुआ था। उनमें से किसी ने भी आज तक ऐसा पेड़ नहीं देखा था। ये क्या है? पृथ्वीराज ने पूछा। ये पेड़ है, यहाँ इंपोर्ट करवाया गया है नॉर्वे से। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे पिंक पर्ल की खूबसूरती को बढ़ाया जा रहा है, लकी ने कहा। मैं तो सोच रही थी कि ये नकली होगा। दूर से देखने पर ये नकली ही लग रहा था, लेकिन ये सच में कमाल है, और इसे यहाँ लाने के बारे में भी कोई कमाल आदमी ही सोच सकता है, रेवती ने कहा। लकी, अगर यहाँ पर इसी तरह का काम चलने वाला है तो मैं अभी के अभी 2 बंगले खरीदना चाहता हूँ, और उसका पैसा भी अभी देने के लिए तैयार हूँ, पृथ्वीराज ने कहा। उन्होंने सच में इतना सुंदर कभी नहीं देखा था, और वही सोसाइटी में रहकर इसकी सुंदरता को और पास से देखना चाहते थे। ये सब देखने के बाद उन्हें 10 करोड़ रुपए बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लग रहे थे, बल्कि कम ही लग रहे थे। लकी जी, क्या मैं भी एक विला यहाँ खरीद सकती हूँ? हाँ, मुझे पैसा इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन क्या आप मेरे लिए एक विला रुकवा सकते हैं? रेवती ने कहा। लेकिन तुम तो कह रही थी कि ये थोड़ा सा महंगा है। लकी ने उन दोनों की तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, महंगा? महंगा कहाँ से? ये तो कहीं से ही महंगा नहीं लग रहा। यहाँ की हवा को महसूस करो, यहाँ की सफाई देखो, और ये खूबसूरती। बाहर जहाँ इतनी गंदगी है उसके मुकाबले तो यहाँ जन्नत जैसा लग रहा है, उन तीनों ने कहा। अब सभी को पिंक पर्ल बहुत अच्छा लगने लगा, और लकी को अब उसके पहले कस्टमर्स भी मिल चुके थे। हीरा का भी यहाँ घर खरीदने का मन कर रहा था। वैसे तो उसके पास में लाखों रुपए थे, लेकिन करोड़ों का नाम सुनते ही वो भी थोड़ा सा पका गया। अभी ये लोग किसी की भी बुकिंग नहीं ले रहे हैं, लेकिन फिर भी जब भी बुकिंग शुरू होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा लकी जी, मैं आपसे फिर से वही सवाल करना चाहती हूँ जो मैंने पहले किया था, रेवती ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी उसका सवाल कुछ हद तक तो भूल गया था। ऐसे में वो बस उसकी तरफ देखने लगा। रेवती ने उससे पूछा, पिछली बार जब आप हमारे लिए उन लोगों से लड़े थे और आपने गीतिका को बचाया था, तब सभी लोगों ने आपकी बहुत तारीफ की थी। डायरेक्टर को छोड़कर पूरा डिपार्टमेंट आपसे खुश था। ऐसे में मिलिट्री यूनिवर्सिटी में कोच की जगह अभी भी खाली है, तो क्या आप उस पोजीशन पर आना चाहेंगे?
अरे ये बात तो पहले ही हो चुकी थी ना, मैंने आने के लिए आपको मना कर दिया था। लकी ने कहा, हाँ हाँ, लेकिन आप एक बार फिर से सोच कर देख सकते हैं, वहाँ का काम आपको बहुत पसंद आएगा और सैलरी भी जो आप मांगेंगे वही मिलेगी। रेवती ने कहा, जी नहीं, मैंने पहले भी आपको बहुत सोच समझ कर ही जवाब दिया था, मैं वहाँ काम नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। लकी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। रेवती समझ गई थी कि लकी को पिघला पाना इतना आसान नहीं था। वो जिस तरह का आदमी था और रेवती ने इतने दिनों उसके साथ रहकर जो जाना था वो यही था कि लकी सिद्धांतों वाला आदमी था और वो कभी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटता। ऐसे में उसे किसी भी लालच में नहीं लाया जा सकता था और ना ही उसके ऊपर किसी तरह का दबाव बनाया जा सकता था। चलिए ठीक है लकी जी, हम बार बार ये सवाल करके आपको और परेशान नहीं करेंगे, लेकिन बस क्या आप यहाँ पर मेरे लिए घर रखवा सकते हैं? आप मुझे प्री बुकिंग का जो भी अमाउंट है वो बता दीजिए, मैं वो जमा करवा दूंगी। रेवती ने अचानक से अपने मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे तो लगता है तुम मजाक कर रही हो। लकी ने कहा। दोबारा यही बात सुनकर वो हैरान हो गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रेवती इस मकान को खरीदने वाली थी। ना ना ना, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में यहाँ एक विला लेना है। मैं कल जाकर पैसों का इंतजाम भी कर लूंगी। देखिए मेरे पास कोई ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक विला लोन पर खरीद ही लूंगी। रेवती ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं आपके लिए एक विला रखवा लूंगा। अच्छा, क्या मैं यहाँ की कुछ फोटोज ले सकती हूँ? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। लकी ने कहा और एक कोने में आ गया। वो उसे फोटोज लेने दे रहा था। रेवती सिर्फ फोटोज लेकर अपने पास रखने वालों में से नहीं थी, वो उन्हें और लोगों को भी दिखाती या सोशल मीडिया पर भी डालती, तो उससे लोगों को पिंक पर्ल के बारे में पता चलता और वो लोग इसे खरीदने के लिए जरूर आते। लकी भाई, एक अपने छोटे भाई के लिए भी रखना ना, मैं धीरे धीरे करके आपका सारा पैसा चुका दूंगा। अगर हो सके तो आप मेरा भी लोन करवा देना, लेकिन प्लीज एक मेरे लिए भी रखना। हीरा ने कहा, हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, एक तुम्हारे लिए भी हो जाएगा। लकी ने मुस्कुराते हुए देखा और फिर कहा। देखते ही देखते उसके 4 विला चले गए थे। वो लोग लकी से मिलने के बाद में वहां से चले गए। रेवती को लग रहा था कि अगर लकी को ऐसे ही दुनिया दी जाए तो वो दुनिया को बहुत ही शांत बना सकता था। उन लोगों के चले जाने के बाद में सोनू लकी के पास में आ गया। वो अभी बाहर से आया था और वो लोग एक पहाड़ जैसी जगहों पर बैठकर बातें कर रहे थे। वो लोग सेल्स और कंस्ट्रक्शन की स्पीड बढ़ाने की प्लानिंग में लगे थे। काफी देर तक बात करने के बाद में लकी काफी थक गया। वो बस अपने कमरे पर जाकर अब कुछ देर के लिए आराम करना चाह रहा था। सुबह जब कोई दरवाजा बजा रहा था तो लकी की नींद खुल गई। उसने उठकर दरवाजा खोला तो सामने से आवाज आई, लकी भाई कहाँ गायब हो गए इतने दिन से? मैं आपके घर भी गया था लेकिन आप वहां थे नहीं, और आप यहाँ कैसे सो रहे हो? सब ठीक तो है? उसके सामने शमशीर खड़ा था। लकी को लगा तो था कि वो बहुत दिनों से उससे मिला नहीं था, इसलिए वो कभी भी आ सकता था, लेकिन इतनी सुबह आएगा इस बात की उसे उम्मीद नहीं थी। फिर उसने देखा कि वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी बेटी जिया भी आई थी। वो दोनों ही लकी के कमरे में दाखिल हो गए। शमशीर ने जिया का हाथ पकड़ा और कहा, लकी भाई, जिया को अभी कुछ दिनों से जुकाम बना हुआ है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा। सब तरह की दवाई देकर देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी जुकाम बढ़ता जा रहा है, तो फिर सोचा एक बार आपसे मिलकर देख लूं। लकी ने जिया को पलंग पर बैठाया और उसकी पल्स देखने लगा। लकी को उसकी पल्स में कोई दिक्कत नहीं लग रही थी, उसे बस मामूली सी सर्दी हुई थी, लेकिन शमशीर ना अपनी बेटी के लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाता था। उसके माथे पर अपनी बेटी को लेकर चिंता के जो सल आते थे वो साफ नजर आ रहे थे, लेकिन जैसे ही लकी अपना मुंह खोलता उसके वो सारे सल गायब हो जाने वाले थे। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, इसे सिर्फ जुकाम हुआ है, लकी ने कहा और जिया को उठने के लिए कह दिया। शमशीर की जान में जान आ गई। वो अब मुस्कुरा रहा था। फिर जब उसका ध्यान अपनी बेटी से हटा तो फिर वो लकी के कमरे की खिड़की से बाहर देखने लगा। उसने पाया वहाँ काफी सारा काम चल रहा था। शमशीर ने जब उससे पिंक पर्ल के बारे में पूछना शुरू किया तो लकी ने उसे सब कुछ बताना शुरू कर दिया। उधर शालिनी लकी को लगातार फोन किए जा रही थी। वो उसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी और इस वजह से उसने उसे दर्जनों फोन मिला लिए थे, लेकिन लकी फोन उठाने का नाम नहीं ले रहा था। अचानक से शालिनी को ऐसा लगने लगा कि जैसे वो अकेली हो गई थी और अब उसे सहारा देने के लिए कोई भी नहीं था। लकी को भी शालिनी पर दया तो आ रही थी, लेकिन फिर भी वो चाहता था कि शालिनी खुद ही अपनी समस्या से निपटे ताकि वो और मजबूत हो सके और फ्यूचर में अपने मसलों को खुद ही निपटा सके। लेकिन 5 मिनट बाद ही शालिनी की गाड़ी पिंक पर्ल के बाहर आकर खड़ी हो गई। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर चली आई। लकी प्लीज मेरी मदद करो, मेरे रिलेटिव की तबीयत बहुत खराब है, शालिनी ने कहा। उसने सब कुछ करके देख लिया था और वो थक हार कर बैठ चुकी थी। उसने पूरा जोर लगा लिया था, लेकिन फिर भी वो अपने पिता को नहीं बचा पा रही थी। इसके साथ ही उसे अपने काम और अपने करियर की भी चिंता खाई जा रही थी। अब लकी के अलावा उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता था। लकी ने जब देखा कि अब शालिनी थक चुकी है तो उसे रहा नहीं किया और उसने उसकी मदद करने के लिए हाँ कर दी।
वो दोनों शालिनी की गाड़ी में बैठे और वहां से हॉस्पिटल के लिए रवाना हो गए। लकी देख पा रहा था कि शालिनी के चेहरे की मुस्कान पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी और वो बस किसी पुतले की तरह सामने देख रही थी। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएंगे। अगर उनकी एक भी सांसें चल रही है ना तो मैं उन्हें जिंदा वापस ले आऊंगा। लकी ने गाड़ी के एक्सेलेटर पर अपना पैर रखा और स्पीड बढ़ा दी। शालिनी ने जैसे ही लकी के मुंह से ये सुना तो उसका हौसला बढ़ गया और उसके चेहरे पर हल्की सी रौनक नजर आने लगी। उसने लकी से कहा, थैंक यू लकी, तुम हो तो मुझे कोई डर नहीं, शालिनी ने कहा। उसे लकी पर पूरा विश्वास था। वैसे ये है कौन जिसके लिए तुम इतना परेशान हो रही हो? तुम्हारा और इनका क्या रिश्ता है? लकी ने पूछा। शालिनी को इस बारे में बताने में कोई हर्ज नहीं थी। उनका नाम ललित सिंह था और शालिनी के ऊपर उनका बहुत बड़ा एहसान था। 20 साल पहले जब शालिनी को कोई उठा कर ले गया था तो ललित सिंह ने ही उसे बचाया था। उसे बचाने के बाद उस आदमी की शालिनी को किडनैप करने वालों से लड़ाई भी हो गई थी। उन्होंने उसके और उसके परिवार के ऊपर हमला किया और उस हमले में वो अपने पैर गंवा बैठे, इसलिए वो तब से व्हील चेयर पर ही थे। ऐसे में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पटना भेज दिया गया था। अब 20 सालों से जब उनका हाल ऐसा था तो इस चीज से वो काफी परेशान और निराश हो गए थे। कई बार उन्होंने सुसाइड करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर कैसे ना कैसे करके उन्होंने अपने आप को जिंदा रखा। लेकिन यहाँ आने के बाद भी उनके दुश्मन ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो तो बस उसे मार कर ही चैन की सांस लेने वाले थे। ललित जी पर सिर्फ इस साल में लगी 5 बार हमले हो चुके हैं। मुझे उनके लिए बहुत डर लगा रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी दिन, शालिनी ने घबराते हुए कहा। उसकी आंखों में दिख रहा था कि वो उस आदमी का कितना एहसान मानती थी, लेकिन वो चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। शालिनी की आंखें तर हो गई थी और वो बस रोते चले जा रही थी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे संभाले। जब उससे कुछ समझ नहीं आया तो उसने भी कुछ नहीं कहा और सामने देखकर गाड़ी चलाने लगा। इधर शालिनी अभी भी रोती चली जा रही थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी सच में ललित सिंह को बचा पाएगा? क्या शालिनी को अपना एहसान चुकाने का मौका मिल पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामरीन सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी ने पृथ्वीराज, रेवती और हीरा के लिए अपनी सोसाइटी में कुछ घर बुक कर लिए थे और वो आराम करने के लिए अपने कमरे में भी चला आया था। अगली सुबह वो शमशीर से मिला और जिया का बुखार देखने लगा। इसके बाद में शालिनी उसके पास में आई और उससे फिर से मदद की गुहार लगाने लगी। वो किसी भी तरह से ललित सिंह को बचाकर अपने सिर पर उसका जो एहसान था उसे उतार देना चाहती थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और लकी बस गाड़ी में बैठा उसे देखता चला जा रहा था। अंकल आप प्लीज रुकना, मैं आ रही हूँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ अंकल, शालिनी ने कहा। लकी ने अपने होठों को भींच लिया और वो भी शालिनी के लिए यही प्रार्थना करने लगा। थोड़ी देर बाद में उन लोगों की गाड़ी एक हॉस्पिटल के बाहर आकर खड़ी हो गई, लेकिन वो हॉस्पिटल देखने में हॉस्पिटल जैसा जरा भी नहीं लग रहा था। वो किसी बड़े से फार्म हाउस जैसा नजर आ रहा था। वहां पर पहले से ही बहुत महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी हुई थी। शालिनी ने भी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाई और दोनों उतरकर सीधा अंदर जाने लगे। वो दोनों फार्म हाउस के बड़े से दरवाजे के बाहर आकर खड़े हो गए थे। वहां पर न सिर्फ ढेर सारे गार्ड्स का पहरा था, बल्कि साथ में कुछ एक लोग पुलिस से भी थे। वहां पर गाड़ियों के अलावा कुछ एम्बुलेंस भी खड़ी हुई थी। गार्ड ने शालिनी के लिए दरवाजा खोला और वो अंदर जाने लगी। लकी भी उसके पीछे पीछे अंदर जा रहा था। वहां पर उसने देखा कि कुछ गार्ड्स, कुछ डॉक्टर्स और पुलिस अफसर एक आदमी को घेर कर खड़े हुए थे। वहां हॉल के बीच में एक व्हील चेयर लगी हुई थी और उस पर एक 40 साल के आसपास का आदमी बैठा हुआ था। ये वही आदमी था जिसके बारे में शालिनी ने अभी बताया था। उसके चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां आ गई थी। उसकी आंखें बुझी बुझी सी नजर आ रही थी और वो बहुत ही हताश नजर आ रहा था। उसका पूरा शरीर पट्टी से बंधा हुआ था और पट्टियों पर जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। उसे बहुत ज्यादा चोट आई थी। तुम तो कह रही थी कि इन्हें सिर्फ गोली लगी है, लकी ने शालिनी से पूछा। हाँ, शुरू में मुझे भी यही बोला गया था, लेकिन बाद में पता चला कि इनका कार एक्सीडेंट भी हो गया था। उस आदमी ने इन्हें पहली गोली मारने की कोशिश की, लेकिन जब इनके अटेंडर ने व्हीलचेयर को सड़क से नीचे उतारने की कोशिश की तो इतने में कार वालों ने पीछे से चेयर को टक्कर मार दी और वो सड़क से नीचे गिर गए। तभी तो इनकी ये हालत हुई है, शालिनी ने कहा। लकी उसके घाव को बहुत ध्यान से देख रहा था। उनके ऊपर अच्छे से पट्टी बांध दी गई थी और वो अब खतरे से बाहर नजर भी आ रहे थे, लेकिन फिर भी ललित सिंह के चेहरे पर इस चीज की कोई शिकन नजर नहीं आ रही थी। ना तो उसे अपने जिंदा रहने से कोई मोह था और ना ही मर जाने का डर। वो बस एक चलती फिरती जिंदा लाश था और कुछ नहीं। ललित अंकल,
शालिनी ने कहा और उनकी दिशा में आगे बढ़ने लगी। वो भीड़ से गुजरते हुए उनके पास उनके घुटनों में जाकर बैठ गई और बोली, आप ठीक हो अंकल? ललित सिंह हिल डुल भी तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसने शालिनी को अपने पास आते हुए देख लिया था। अब कहीं जाकर उसके चेहरे का रंग थोड़ा बहुत बदला था और वो खुश भी नजर आ रहा था, लेकिन अभी भी वो कुछ कह नहीं रहा था। शालिनी को उसे इस तरह से देखकर ना जाने क्यों कुछ बुरा सा लग रहा था। मुझे माफ कर देना अंकल, मुझे आपको बचाने के लिए कुछ लोगों को भेजना चाहिए था। शालिनी जरा हटना, मुझे अंकल को इंजेक्शन देना है। जब शालिनी उसके पैरों में बैठकर ये सब बोल रही थी तभी वहां पर एक लड़की भागते हुए आई। उसके हाथ में इंजेक्शन था और वो खुले बालों के साथ ललित सिंह की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि पूनम ही थी। वो निकली लकी के पास से ही थी, लेकिन लकी उसे देख नहीं पाया था। शालिनी अपनी जगह से खड़ी हुई और उसके लिए जगह छोड़ दी। पूनम के पीछे एक बूढ़ा सा आदमी भी चला रहा था। वो उससे थोड़ा सा धीरे चल रहा था। वो भी ललित के पास में आया और उससे देखने लगा। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, देखो गोली लगी वो कोई बड़ी बात नहीं है। गोली वैसे भी ऐसी जगह नहीं लगी जहाँ पर चिंता की जा सके, लेकिन जिस चीज की मुझे चिंता है वो है इनके हाथ और पैर। अगर ये फिर से खड़े होकर मैदान में नहीं गए, 2-4 को नहीं पटका, तो मुझे नहीं लगता कि ये 3 महीने से ज्यादा जिंदा भी रह पाएंगे, उस आदमी ने कहा। फिर सब लोगों की तरफ वो देखते हुए बोला, ये दवा जो मैं इनको दे रहा हूँ, मैंने इससे कई सारे लोगों का इलाज किया है। बहुत से लोगों को इससे बहुत फर्क भी पड़ा है। आपको भी ये दवा पूरी तरीके से मदद करेगी, उस आदमी ने कहा और पूनम की तरफ इशारा कर दिया। पूनम ने इशारा पाते ही उसे इंजेक्शन लगा दिया। सब लोग चमत्कार होने के इंतजार में थे। वो लोग देख रहे थे कि आखिर कब ललित अपनी जगह से खड़ा होगा, लेकिन ललित अपनी जगह से खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। डॉक्टर और पूनम दोनों ही शीत से चिंता में पड़ गए थे। 10 मिनट हो गए, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। खड़ा होना तो दूर की बात है, उसके पैर हिलने तक का नाम नहीं ले रहे थे। वहां खड़े हुए सभी लोग एक दूसरे को देख रहे थे और इससे पहले कि उनमें से कोई कुछ कह पाता, उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैंने इस टेक्निक से बहुत लोगों को ठीक किया है। इस दवा से अच्छी और कोई दवाई नहीं है। मैंने जिस किसी को ये दवा दी है उसके ऊपर इसका बहुत असर हुआ है, लेकिन यहाँ इसका असर क्यों नहीं हो रहा मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा वैसे होना तो नहीं चाहिए था। उस आदमी के चेहरे पर मलाल साफ नजर आ रहा था। सब लोग भी उसकी बात सुनकर हताश हो गए, लेकिन उसने सबको उम्मीद बंधवाने के लिए कहा, और देखिए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम इतनी जल्दी अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। मैं अभी कुछ न कुछ करता हूँ, उस आदमी ने कहा। उसकी आंखों में चमक साफ नजर आ रही थी। जब बूढ़े आदमी ने उसके मुंह से ये सब सुना भी तो उसने कुछ नहीं कहा। बात उसके बारे में ही हो रही थी, लेकिन उससे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। वहां पर जो दूसरे डॉक्टर्स खड़े हुए थे उन्होंने भी नाम में अपना सर हिलाना शुरू कर दिया है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये आदमी सिर्फ सांत्वना देने के लिए उन्हें ये सब कह रहा था। कोई डॉक्टर ललित सिंह की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता था। पूनम मुस्कुराते हुए खड़ी हुई और उसने अपने बैग में से एक दूसरी दवाई निकालकर उस बूढ़े आदमी को दिखा दी। वो उसे ऐसे छिपा कर खड़ी हुई थी कि बाकी लोगों को पता ही नहीं चल पाए कि उसके हाथ में क्या था। वो इस दवा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहती थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। वो दवा दिए हुए भी उसे 1 घंटे से ज्यादा हो गया था, लेकिन अभी तक उस आदमी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ था। वो जस का तस अपनी व्हील चेयर में बैठा हुआ था और ये देखकर उस बूढ़े आदमी के माथे पर पसीना आ गया था। उसके दावे तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन एक भी दावा साबित नहीं हो पा रहा था। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, मेरे पास में एक और दवा है, उस आदमी ने कहा और पूनम की तरफ देखने लगा। लेकिन इससे पहले कि पूनम उससे कोई और दवा निकाल कर देती, उसे पीछे से किसी की आवाज आई। उनका लकवा पैरों में नहीं दिल में है, वो आराम से खड़े हो सकते हैं। उन्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए पहले जो इनके दिल में गांठ लगी हुई है उसे खोलना पड़ेगा। कौन है ये? कैसी बेतुकी सी बातें कर रहा है? इतने में उस आवाज के जवाब में उस बूढ़े आदमी ने सवाल किया। ये आवाज लकी की थी और जैसे उसने ये कहा तो वहां खड़े हुए सभी डॉक्टर्स उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगे। उनमें से कुछ को तो गुस्सा भी आ रहा था और वो लकी से इस मामले में तीखी बहस करने को भी राजी थे। पूनम ने भी जब भीड़ से दूर खड़े हुए लकी को देखा तो वो 1 सेकंड में ही उसे पहचान गई। उसे लग रहा था कि लकी कोई भूत था जो बार बार उसकी जिंदगी में आया चला जा रहा था। न सिर्फ पूनम बल्कि उसके पिता का भी चेहरा उसे देखकर सूझ गया था। वो इतने सालों से डॉक्टरी कर रहे थे, लेकिन आज तक उनसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया था, मगर आज ये जवान सा लड़का उनके सामने सवाल कर रहा था। लेकिन उनमें से किसी ने भी लकी की बात का जवाब देना ठीक नहीं समझा और वो सभी इस नतीजे पर आए कि उनके खून में ही कोई दिक्कत थी और जो लकी कह रहा था असल कारण वो नहीं था। लेकिन पूनम को ना जाने क्यों डर लग रहा था। उसने पहले भी देखा हुआ था कि अगर लकी ने कहा था
तो वो जरूर होता था। ऐसे में अगर किसी ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया तो भी वो रुकने वाला नहीं था। इसलिए पूनम जानबूझकर आगे आई और बोली, लकी ये कौन सी बीमारी होती है जिसमें आपके दिल में गठन लग जाती है? ना ही मैंने और ना ही यहाँ खड़े किसी डॉक्टर ने ऐसी किसी बीमारी के बारे में सुना है। मुझे पता है तुम कौन हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन ना तो ये सोनाक्षी है और ना ही चमत्कार हर बार होते हैं। तुम मुझे कलकत्ता में बेवकूफ बना चुके हो, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर्स खड़े हैं ना, वो सब मेरे पापा के साथ काम करते हैं और वो इतनी आसानी से तुमसे तो बेवकूफ नहीं बनने वाले हैं। देखो मैं यहाँ किसी को बेवकूफ बना नहीं रहा हूँ और ना ही पिछली बार कोई चमत्कार हुआ था। उस पेशेंट को मेंटल ब्लॉकेज है सर, वो कभी नहीं उठ पाएगा, इसलिए आपकी दवा काम नहीं कर रही है। अगर प्रॉब्लम आपकी दवा से रिलेटेड होती तो वो ठीक हो जाते, लेकिन अगर दवा काम नहीं कर रही है तो इसका मतलब दिक्कत कुछ और होगी। हम ऐसा कैसे कह सकते हैं कि इसके खून में प्रॉब्लम? लकी ने सीधा उसके पिता की तरफ देखते हुए कहा। पूनम लकी से और बहस करने के लिए आगे आना चाहती थी, लेकिन इतने में उसके पिता ने उसे रोक दिया और कुछ सोचने लगे। उन्हें एहसास हुआ कि अभी तक वो दवा की असर ना कर पाने की वजह से अपने आप पर शक कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि दवा काम नहीं कर रही थी तो उनकी गलती है, और इस गलती को छुपाने के लिए ही उन्होंने पेशेंट के शरीर पर सारा दोष डाल दिया था। लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा था कि बात तो कुछ और ही थी। उन्हें लग रहा था कि शायद कोई और बात हो सकती थी और लकी ठीक कह रहा था। ऐसे में वो आगे आए और लकी से बोले, मुझे लग रहा है बेटा तुम ठीक कह रहे हो। हालांकि ऐसे केस बहुत कम होते हैं, लेकिन कभी कभी मेंटल ब्लॉकेज की वजह से भी पेशेंट को लगने लगता है कि उसे लकवा मार गया है। अच्छा सर, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये चीजों को देखने का बहुत ही सिंपल तरीका हो गया है? ऐसे तो कल से ये भी कहने लगेगा कि हमें कैंसर इसलिए होता है क्योंकि हम बहुत ज्यादा सोचते हैं। हम और भी मेंटल फेनोमेना है। अगर कोई सोच ले कि उसे मरना ही नहीं है तो वो मरेगा ही नहीं। उस आदमी के साथ ही डॉक्टर ने ये कहकर फिर से लकी के ऊपर हंसना शुरू कर दिया। पूनम के पिता इस मामले में कुछ कहने जा ही रहे थे कि इतने में उन्होंने अपने आप को रोक लिया और लकी की तरफ देखने लगे। कोई चीज का इंतजार कर रहे थे कि आखिर लकी इस बात का क्या जवाब देने वाला था। लकी को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने पूनम की तरफ देखते हुए कहा, पूनम जी, अगर आपको ऐसा ही लगता है कि मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूँ तो चलो शर्त लगा कर देख लेते हैं। शर्त? पूनम ने हंसते हुए कहा। लकी तो डॉक्टर भी नहीं था और ऐसे में वो किसी डॉक्टर से कैसे शर्त लगा सकता था। ठीक है तो चलिए, अगर मैंने ललित जी को अभी खड़ा कर दिया तो आपको 3 साल तक मेरी मेड बनकर रहना पड़ेगा और जो मैं कहूँ वो आपको सब करना पड़ेगा। मंजूर है? लकी ने पूछा। ये शर्त सुनकर सब लोगों के होश उड़ गए। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी ललित को खड़ा करके ये शर्त जीत पाएगा या बदले में उसे वो सब करना पड़ेगा जो पूनम उससे करवाना चाहती थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी शालिनी के साथ में ललित सिंह से मिलने आ गया था। उसने वहां देखा कि पहले से ही डॉक्टर, पुलिस वाले और भी बहुत लोग उन्हें घेर कर खड़े हुए थे। तभी पूनम और उसके पिता भी वहां आए। उनका दावा था कि वो ललित सिंह को ठीक कर सकते थे, लेकिन जब उनकी दवा ने काम नहीं किया तो लकी ने उनकी बीमारी की कोई दूसरी वजह बताई, लेकिन इस वजह को कोई भी मानने को राजी नहीं था। ऐसे में लकी ने पूनम के सामने शर्त रख दी। ऐसे में पूनम को पहले तो हंसी आई और फिर उसने लकी की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो गजब का है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं हारने वाली हूँ। अगर तुम हार गए तो? पूनम ने कहा। वो काफी गुस्सैल दिखाई दे रही थी। उसे विश्वास था कि वो हर बार लकी से नहीं हार सकती थी। उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं हार गया तो मैं 10 साल तक तुम्हारे यहाँ चाकरी का काम करूंगा। इन 10 सालों में तुम मुझसे जो चाहो वो करवा सकती हो। लकी ने कहा और उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अच्छा चलो ठीक है, पूनम ने कहा और फिर उसने अपने हाथ बांध लिए। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों में एक भारी मुकाबला होने वाला था। वैसे ये सजा जो तुमने अपने लिए तय की, इसमें मैं भी अपनी तरफ से कुछ जोड़ना चाहती हूँ। अगर तुम हार गए ना तो सिर्फ तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा कि उस दिन जो तुमने सोनाक्षी को गोली खिलाई थी वो बनती कैसे है। क्या कहते हो? पूनम ने कहा। उसके लिए लकी से काम करवाना तो अपने आप में एक मजेदार काम तो था ही, लेकिन साथ ही वो इसी मुकाबले से अपनी पुरानी हार का भी बदला ले लेना चाहती थी। शालिनी भी वहां पर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी और जब उसने देखा कि पूनम तिल का तार बना रही थी तो उसने लकी को रोकने की कोशिश की, लेकिन लकी पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने कहा, नहीं ठीक है, मैं उसके लिए भी तैयार, और हंसने लगा। वो देख पा रहा था कि पूनम के चेहरे पर अभी से जीत की खुशी नजर आने लगी थी। इतने में पूनम के पिता को भी ना जाने क्या सूझा और उन्होंने भी इस खेल में कूदने की तैयारी कर ली और वो बोले, मैं भी इसमें अपनी तरफ से एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। लकी, अगर तुम जीत गए तो मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवा दूंगा, और अगर तुम हारे तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। वो डॉक्टर बहुत दूर की सोच रहा था और उसके हिसाब से उसकी बेटी के लिए लकी से अच्छा लड़का और कोई नहीं हो सकता था।
आदमी के बात करने के तरीके से ही वो समझ गए थे कि लकी कैसा आदमी था। लेकिन जैसे ही पूनम ने ये सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे उल्टी हो जाएगी। पापा अब ये सब क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शर्त सिर्फ अपनी उम्र के लोगों के साथ ही लगाता हूँ। मुझे बूढ़े लोगों के साथ में शर्त लगाना अच्छा नहीं लगता। लकी ने भी इतने में डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा। अब इससे पहले कि उनके इस खेल में और कोई भी आकर शामिल हो जाता, लकी आगे आया और ललित सिंह के पास में आकर बैठ गया। वो उनके पैरों को देख रहा था। इसके बाद लकी ने अपनी जेब से कुछ सुइयां निकाल ली। उसने 9 सुइयां निकाली थी और जैसे ही उनसे कुछ करने ही वाला था कि इतने में उससे पीछे से आवाज आई, तुम तो कह रहे थे कि इनके मन में गांठ है। मन की गांठ सुई से खुल जाती है क्या? एक आदमी ने हंसते हुए कहा। पूनम को भी उसकी इस बात पर हंसी आ गई और बोली, मैं भी देखती हूँ कि क्या तमाशा दिखाने वाला है। भाई सुई तो डॉक्टर साहब भी दे रहे थे, इसमें तुम क्या नया कर रहे हो? और हमें कैसे पता चलेगा कि ये तुम्हारी दी हुई सुई से ही ठीक हुआ है या डॉक्टर साहब की दी हुई सुई से? मैंने अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया है, आप लोग प्लीज थोड़ा शांत रहेंगे, लकी ने कहा और फिर से अपने काम में लग गया। उसने उन सभी को ललित के शरीर में लगाना शुरू कर दिया। वो धीरे धीरे सारी सुई उसके शरीर में लगा चुका था। डॉक्टर उसे देखते चले जा रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी ये क्या कर रहा था। पापा ऐसा नहीं लग रहा कि हम जो काम पहले किया करते थे ये वही काम कर रहा है? इतने में पूनम ने अपने पिता के पास आते हुए कहा, चुप रहो। उसके पिता ने उसे फटकार दिया। वो खुद भी लकी को बहुत ध्यान से देख रहे थे। लकी ने एक एक सुई को निकाला और फिर उसे 9 बार लगाना शुरू कर दिया। ऐसे करते हुए हर एक सुई 9 बार लग चुकी थी और कुल मिलाकर 81 सुई उनके शरीर के अंदर जा चुकी थी। ओहो, ये तो वही कर रहा है जो मेरे पापा किया करते थे। सच में ये तो कमाल का आदमी है। लेकिन इस टाइम में ये सब इसने सीखा कहाँ से? मैं खुद कभी अपने पिता से ये सब नहीं सीख पाया, फिर उसने ये सब कहाँ से सीख लिया? सच में ये तो कमाल है, पूनम के पिता ने कहा। जैसे ही उन्होंने ये कहा तो वहां बैठे हुए सभी लोग उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लकी कुछ बहुत बड़ा कर रहा था, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा निकल कर नहीं आ पाया था। इतने में पूनम अपने पिता के पास आई और बोली, लेकिन पापा ये कैसे कर पा रहा है? ये काम तो सिर्फ हमारे परिवार को ही आता था। कहीं आपने तो किसी को ये सब नहीं सिखाया था और उससे सीखकर अब ये यहाँ खुद से ये सब करने लगा? पूनम ने अपने पिता से शिकायत करते हुए कहा। चुप रहो, उसके पिता ने इस बात पर फिर से उसे फटकार दिया। उन्हें अपनी बेटी के ऊपर गुस्सा आ रहा था। जो काम वो अपनी बेटी को नहीं सिखा पाए थे वो काम इस लड़के को आता था, जबकि इन दोनों का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा किसने ये सब सीखा कहाँ से। मैंने तो कभी किसी को ये सब नहीं सिखाया था और ना ही कभी किसी के सामने इस चीज का जिक्र किया। फिर तुम ये कैसे कह सकती हो कि मैंने ही इसे ये सब सिखाया है? उसके पिता ने कहा। इधर लकी अपना काम किए जा रहा था, लेकिन अब उसके आसपास शांति हो गई थी। जब पूनम के पिता खुद इस बात को मान रहे थे कि लकी सही कर रहा था तो फिर कोई भी अपनी तरफ से कुछ कह नहीं सकता था। लेकिन अभी भी लकी को कोई रिजल्ट नहीं मिला था। लेकिन पूनम को इधर लगने लगा कि वो शर्त हार चुकी है। उसने अपना आपा खोना शुरू कर दिया। लकी जो कुछ कर रहा था वो भले ही पूरा नहीं हुआ था, लेकिन उसके पिता का चेहरा देखकर उसे डर लगने लगा। उसके पिता ये सब मजाक में नहीं कह रहे थे, वो बस लकी की तरफ गुस्से से देख रही थी। ना जाने कहां से लकी ये सब धोखे से सीख आया था। उसे तो लग रहा था कि अपने पिता के जाने के बाद ही वो इस काम को आगे बढ़ाएगी, लेकिन यहाँ तो उसका कॉम्पिटिटर खड़ा हो गया। उधर शालिनी ने भी अपने हाथ जोड़ लिए और वो लकी के सक्सेसफुल होने की प्रार्थना कर रही थी। ठीक इसी वक्त लकी ने उनके शरीर में सिर से लेकर पैर तक सारी सुई लगा दी। ललित का पूरा शरीर सुई से घिर गया था, लेकिन अभी भी उसके शरीर में कोई हरकत नजर नहीं आ रही थी। उसकी आंखों में अभी भी कोई जान नहीं थी और उसका शरीर पूरी तरीके से अकड़ चुका था। उसे देखकर एक बार के लिए तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की धड़कन बंद हो गई थी। वो शायद इस दुनिया से विदा हो चुका था। सब लोगों की आंखें उन्हीं दोनों पर टिकी हुई थी। लकी अपना काम खत्म करके अपनी जगह से खड़ा हो गया। लोग समझ गए थे कि लकी शर्त लगाकर फंस गया था। वो खुद भी इस चीज को नहीं कर पाया जिसके लिए उसने हिम्मत दिखाकर इतनी बड़ी शर्त लगा ली, और अब वो 10 साल तक पूनम का गुलाम हो जाने वाला था। लेकिन लकी ने किसी की भी नजर की परवाह नहीं की और सीधा ललित के कान के पास चला गया। उसने कान में कहा, एक आदमी से अगर गलती हुई है तो उसे सुधारने के लिए उसे अपनी जगह से खड़ा होना चाहिए और तब तक कोशिश करते रहनी चाहिए जब तक वो मर नहीं जाता। व्हील चेयर पर बैठकर मौत के पास जाने से अच्छा है खड़े होकर जिंदगी देखना और मौत को खुद अपने पास आने देना। 20 साल बर्बाद हो चुके हैं। आप पिछले 20 सालों से कितना दुख देख रहे हैं, कितनी तकलीफों का मुकाबला कर चुके हैं। इसके बारे में मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन आप इतनी तकलीफें देख क्यों रहे हैं? ऐसा क्या है जिसकी वजह से ये व्हील चेयर आपसे छूटने का नाम नहीं ले रहा? मर्द का काम मुसीबतों से लड़ना होता है, दुबक कर बैठ जाना नहीं। ऐसा नहीं है कि आप मुसीबत का सामना नहीं कर सकते हैं,
उन लोगों को मार नहीं सकते हो जो आपको मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। एक लड़ाका कभी मैदान से भाग नहीं सकता, लकी ने कहा। सब लोग उसे ध्यान से देखते चले जा रहे थे। लकी उसके कान में कुछ तो कह रहा था, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रहा था। सब लोगों ने अपने कान लकी के जितने पास हो सकते थे उतने पास लगा लिए थे, लेकिन फिर भी उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इधर लकी भी रुका नहीं था और उससे कहा, अगर मैं वो बच्चा होता जिसे आपने 20 साल पहले बचाया होता तो मैं आपसे नफरत करता, बहुत नफरत करता। भले ही आपने मेरी जान बचा ली, लेकिन उसके चक्कर में आपने अपनी जान को नुकसान करवा लिया। मुझे हर वक्त इस बात का बोझ खाता रहता कि मेरी जिंदगी किसी का एहसान है, और इसी वजह से मेरी नफरत आपके लिए और ज्यादा बढ़ जाती। लकी ये सब उसके कानों में बड़ी ही शांति से कह रहा था, लेकिन उसके शब्द ललित सिंह के कानों में किसी गधा की तरह गिर रहे थे, बिजली की तरह कौंध रहे थे। जैसे जैसे वो लकी की बातों को सुनता जा रहा था, वैसे वैसे उसके शरीर में खून तेजी से भागता चला जा रहा था। धीरे धीरे वो खून उसकी आंखों में भी उतर आया और गुस्से के मारे उसकी आंखें लाल होनी शुरू हो गई। इधर पूनम, शालिनी और बाकी लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा था, लेकिन पूनम के पिता का मुंह खुला का खुला रह गया। लकी का एक शब्द उनके कानों में बिजली की तरह गिरे जा रहा था। लकी जानता था कि जैसे ही ये शब्द उनके दिल तक चले गए तो वो अपनी जगह से खड़ा हो जाएगा। उसे पता था कि इतने सालों में उसे व्हीलचेयर पर देखकर लोगों ने उसके ऊपर खूब दया दिखाई होगी, उसकी खूब सेवा की होगी, और इसी सेवा की वजह से उसे मानसिक रूप से अपाहिज बना दिया गया होगा। इन सब का कोई फायदा नहीं, तुम बेकार में अपना टाइम खराब कर रहे हो। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इतने में ललित ने अपने होठों को धीरे धीरे खोलते हुए कहा। उसके होंठ पूरी तरीके से सूख चुके थे और उसकी सांसें टूटती चली जा रही थी। ऐसा लग रहा था वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसके चेहरे पर उसकी मौत नजर आने लगी थी, लेकिन वो अगर एक भी शब्द बोल रहा था तो उसकी शरीर में जो सुई लगी थी वो कांप रही थी। कुछ जगह से तो खून भी बाहर निकलना शुरू हो गया था। धीरे धीरे उसके शरीर में खून का बहाव फिर से सक्रिय हो गया। लकी का हर शब्द उसके गुस्से को और ऊपर बढ़ाता चला जा रहा था और उसका खून और तेजी से बहता चला जा रहा था। अचानक से ललित की आंखों से आंसू आने शुरू हो गए। लकी का तरीका काम तो कर रहा था, लेकिन अभी भी ये काफी नहीं था। लकी ने उसकी जुबान तो खोल दी थी, लेकिन उसे अभी तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं किया था। लेकिन लकी को पूरा विश्वास था कि वो ये भी कर सकता था। उधर बाकी लोग भी ध्यान से ललित के पैरों को देख रहे थे और उसमें किसी हरकत को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपनी लगाई हुई शर्त जीत पाएगा? क्या वो ललित को उसके पैरों पर खड़ा कर पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।